आज हम करेंगे पाठ कथा पटकथा। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ का नाम है कथा पटकथा, जिसका अर्थ है पट का मतलब होता है पर्दा और कथा का मतलब होता है कहानी। अब ये पर्दा क्या है? दरअसल पर्दा मतलब कैमरा, और कैमरा दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक छोटे पर्दे के लिए, एक बड़े पर्दे के लिए। अब ये छोटा पर्दा और ये बड़ा पर्दा क्या है? छोटा पर्दा यानी टीवी। टीवी में जितने भी सीरियल्स आते हैं, रियलिटी शोज आते हैं, उसको कहते हैं छोटे पर्दे पर। हम फिल्म देख रहे हैं या धारावाहिक देख रहे हैं, कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, ये छोटा पर्दा होता है। अब एक होता है बड़ा पर्दा। बड़ा पर्दा होता है मूवी या कोई फिल्म लगी होती, फिल्म जो बनती है उसको कहते हैं कि वो कैमरा बड़े पर्दे के लिए काम कर रहा है। तो बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा। बड़ा पर्दा मतलब मूवी या फिल्म के लिए, और जो छोटा पर्दा यानी टीवी के लिए। तो पर्दा चाहे कैसा भी हो, यानी चाहे वो नाटक देख रहे हैं हम टीवी पर या फिर कोई फिल्म देख रहे हैं, उस दोनों के लिए कहानी लिखनी होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कैमरा ऑन किया और जो एक्टर्स हैं वो अपना शूट करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उससे पहले कहानी लिखी जाती है। कहानी यानी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जब स्क्रिप्ट लिख ली जाती है, उन एक्टर्स को दे दी जाती है, एक रिहर्सल करवा दी जाती है, तब जाकर कैमरे का काम शुरू होता है। तो उससे पहले यानी जो मैं बता रहा था कि कहानी लिखी जाती है, तो उसी के बारे में ये पाठ है। पटकथा यानी पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कहानी। लेकिन ये लिखी कैसे जाती है, इसके लिए सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में और क्या क्या चीजें हैं, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें कौन कौन सी? एक तो पटकथा के बारे में कि इसके स्रोत यानी सोर्सेज, स्वरूप और संरचना क्या है। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या है, मतलब नाटक लिखा जाता है और फिल्म लिखी जाती है, दोनों की पटकथा यानी दोनों की स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, एक ये भी हम पढ़ने वाले हैं। पटकथा लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये भी पढ़ने वाले हैं। पटकथा और कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर पर पटकथा कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखो शुरू कर रहे हैं। मशहूर साहित्यकार, अब शुरुआत में हम पढ़ेंगे ये पटकथा के बारे में। पटकथा के स्रोत, स्वरूप और संरचना क्या क्या है, ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। देखिए पहले थोड़ा इंट्रो दिया हुआ है पाठ के बारे में, वो सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविजन धारावाहिकों, धारावाहिक होते हैं सीरियल, इंग्लिश में इन्हें सीरियल कहते हैं, तो वो सीरियल्स के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यास आदि के साथ साथ एक अन्य पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय। यानी पटकथा लेखन के बारे में कुछ लिखा है। किसने? इस लेखक यानी मनोहर श्याम जोशी ने। इस लेखक ने इसके बारे में क्या लिखा है वो अब हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पटकथा क्या बला है। इस तरह का एक शीर्षक है उस बुक में जिसमें कुछ लिखा हुआ है। अब ये बात आपके मन में भी आती होगी कि पटकथा क्या बला है, तो यही लिखा हुआ है। देखो संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी तो उठ रहा हो। तो सबसे पहले शब्द पटकथा, ये दो शब्दों के मेल से बना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पट और कथा। कथा का मतलब आप सभी जानते हैं कहानी, और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा। यानी कि सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है। मूल आधार पटकथा ही तो है। मतलब अगर स्क्रिप्ट ही नहीं होगी तो चाहे वो फिल्म हो चाहे वो धारावाहिक है, उसका कोई यूजेस नहीं है या कोई आधार नहीं है। तो आगे देखिए, इसी के अनुसार निर्देशक, ये निर्देशक मतलब है डायरेक्टर, अपनी शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेताओं को अपनी भूमिकाओं की बारीकियां और संवादों की जानकारी मिलती है। मतलब इस स्क्रिप्ट से ही तो ये सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि अभिनेता की भूमिका क्या रहेगी, भूमिका मतलब रोल क्या रहेगा, उनके संवाद यानी डायलॉग्स क्या रहेंगे, इन सब की जानकारी उन्हें इसी स्क्रिप्ट यानी इसी पटकथा से ही मिलती है। तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों और सहायकों को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। मतलब सिर्फ अभिनेता यानी एक्टर एक्ट्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं और जो सहायक हैं यानी हेल्पर्स हैं, उनको भी अपने अपने काम के बारे में पता चलता है। किससे? उसी स्क्रिप्ट के बारे में, उस स्क्रिप्ट से। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा तो होता ही है। मतलब कथानक, कथानक क्या है? दरअसल किसी भी कहानी, किसी भी नाटक, किसी भी फिल्म का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब कोई ना कोई संदेश होता है, सामने वाले
वाले को जो यानी ऑडियंस को दिया जाता है, वो संदेश क्या है, कई बार हिडन होता है, कई बार स्पष्ट रूप से होता है, लेकिन होता जरूर है। कोई भी कहानी, कोई भी फिल्म, कोई भी नाटक ले लो, आप उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर पाएंगे कि इसका कि उद्देश्य क्या है। तो उसी को कहते हैं कथानक, उसी मोरल वैल्यू को कथानक कहते हैं। तो कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा है ही, उस मतलब इसमें तो कोई दुराई नहीं है। बच्चों, पठ का मतलब अभी अभी 1 मिनट पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। जल्दी से पठ का अर्थ बता दो। किसी भी फिल्म यूनिट और धारावाहिक बनाने वाली कंपनी की बाइबल पटकथा को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो है कथा। मतलब आप चाहे फिल्म बना रहे हो या कोई धारावाहिक बना रहे हो, उससे पहले आपको एक दिमाग में कथा तो सोचनी पड़ेगी ना। कोई तो टॉपिक, कोई तो टाइटल आपके दिमाग में आया होगा कि मुझे इस थीम पर एक फिल्म बनानी है, एक नाटक बनाना है, या ये करना है, वो करना है। तो ये चीजें पहले दिमाग में होगी, तभी तो पटकथा लिखी जाएगी। मतलब लिखने से पहले पहले दिमाग में एक थीम तो आएगी ना। तो पहले, सबसे पहले चाहिए एक थीम, जिसको आप कथा कह सकते हो, एक कहानी जो आपके दिमाग में हो। तो वो कथा सबसे पहले चाहिए। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी, यानी वो स्क्रिप्ट कैसे बनेगी जब दिमाग में ही कथा नहीं है, कोई कहानी ही नहीं है, कोई थीम ही नहीं है, तो पटकथा तो बन ही नहीं पाएगी। अब सवाल यह उठता है कि ये कथा या कहानी कहां से मिलेगी हमें। अब ये कथा या ये कहानी आएगी कैसे दिमाग में। देखो, इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। मान लो हमने राह चलते कोई एक लड़का देख लिया, उस लड़के ने कुछ ऐसा घटित कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया जिससे हमें, हमारे दिमाग में आ गया कि इसके ऊपर तो कहानी बननी चाहिए। कोई और भी सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कोई फेमस पर्सनैलिटी है, जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, अब उसकी कहानी के ऊपर भी कोई फिल्म बन सकती है, बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, बहुत से फिल्म एक्टर्स इसके ऊपर फिल्म बना चुके हैं या डायरेक्टर फिल्म बना चुके हैं। किसके ऊपर? जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि मैरी कॉम है, एमएस धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, इन सब पर ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है। ये थीम आई कैसे? किसी फेमस पर्सनैलिटी को उठाया और उसको एक फिल्म के रूप में दे डाला, यानी उनकी कहानी को, उनके जीवन को एक फिल्म के रूप में दे दिया। और सिर्फ फेमस पर्सनैलिटी पर ही नहीं, कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई और तरह के सोर्सेज से भी आ सकती है। कोई पीछे का इतिहास का कोई कैरेक्टर रहा हो, उसके ऊपर फिल्म बन जाती है, कोई नाटक बन जाता है। ये एक मतलब कहने का मतलब रिसोर्सेज कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन उससे यानी पटकथा लिखने से पहले एक कहानी, एक थीम, एक कैरेक्टर, एक कोई चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी हम पटकथा लिख पाएंगे। वही यहां पर लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ था कि अब सवाल यह होता है कि यह कथा या कहानी कहां से मिलेगी हमें। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना हो सकती है, अखबार में छपा कोई समाचार हो सकता है जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं कुछ, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी हो सकती है। मतलब कोई हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन सिर्फ कल्पना में है कि अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, इसके ऊपर एक कहानी बन गई, फिल्म बन गई। इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व हो सकता है, या सच्चा किस्सा हो सकता है, अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना हो सकती है। जैसे किसी उपन्यास के ऊपर फिल्म बन गई, बनती है, ऑलरेडी बन चुकी है। जैसे प्रेमचंद की बहुत से उपन्यास पर फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। तो कोई भी किसी भी तरह के स्रोत हो सकता है। मशहूर उपन्यास कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफी पुरानी है, जैसा मैं बोल रहा था कि पहले भी बन चुकी है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास, नाम है देवदास, इस देवदास उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। यानी देवदास के ऊपर 3 बार फिल्म बन चुकी है। आप लोगों ने शायद एक आधी देखी हो। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों, जैसे मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर रुपहले पर्दे पर उतारा गया है। रुपहले का मतलब चांदी जैसे, वो यानी वही पर्दा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पर्दे पर उतारा गया है। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहता है। मतलब दूरदर्शन पर जितने भी धारावाहिक आते हैं, टेलीफिल्म आती हैं, उनके तो अक्सर साहित्यिक रचनाओं का ही असर होता है, यानी साहित्यिक रचनाओं का ही कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, उनको उठा लिया जाता है। अमेरिका, यूरोप में तो ज्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। मतलब अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री में तो ऐसा होता ही रहता है। कैसा? कि उपन्यास जो फेमस हो चुके हैं, ऐसे उपन्यास, ऐसे नाटकों पर फिल्म अक्सर बनती ही रहती है। अब आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है, उससे पहले अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है 2 चीजें। पहली, पटकथा होती क्या है, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। दूसरी, पटकथा को लिखने के लिए सोर्सेज या स्रोत कहां से मिल सकते हैं, ये सारी चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं। आगे के पैराग्राफ में हम 2 चीजें और पढ़ेंगे। पहली, संरचना, यानी पटकथा की संरचना, यानी इसको लिखा कैसे जाता है एक, और दूसरा
पटकथा और नाटक में अंतर क्या है? नाटक कौन सा जो आप सोच रहे हो वो गलत है। नाटक वो नाटक नहीं, यानी जो टीवी पर आते हैं, सीरियल्स नहीं। यहां वो नाटक की बात हो रही है। अब कौन से नाटक की? जो स्टेज पर अभिनीत होते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी प्ले होता होगा, उस प्ले को जो बड़ा होता है, आपके स्कूल में तो 15-20 मिनट आधे घंटे का ही होता होगा, लेकिन एक्चुअल जो नाटक होता है ना, यानी जो स्टेज पर एक्चुअल अभिनय किया जाता है, वो कौन सा होता है? वो दरअसल बड़े बड़े नाटक होते हैं। उसके लिए भी तो स्क्रिप्ट लिखनी ही पड़ती है। तो एक तो नाटक यानी वो मंच पर, स्टेज पर अभिनीत होने वाला नाटक की स्क्रिप्ट, और दूसरी फिल्म के लिए लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में हम इसी पैराग्राफ में या अगले आने वाले पैराग्राफ में पढ़ने वाले। देखिए, इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हुई कि आपको विषय कहां से मिले। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का, कि लिखा कैसे जाए। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा किस तरह तैयार होता है। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। यहां वो नाटक है जो अभी मैं बात कर रहा था, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ध्यान रखना। तो जो नाटक की संरचना होती है और फिल्म की संरचना होती है, दोनों की स्क्रिप्ट में काफी मैचिंग है, लेकिन अंतर भी है। वो अंतर भी आगे आएगा, लेकिन अभी सिर्फ मैच क्या क्या हो रहा है या एक जैसी चीजें कौन कौन सी हैं इन दोनों में, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अंग्रेजी में तो इसे कहते ही स्क्रीन प्ले है। नाटक की तरह ही यहां भी पात्र चरित्र होते हैं, मतलब नाटक में भी पात्र होते हैं और फिल्म में भी पात्र होते हैं, दोनों में पात्र होते हैं या चरित्र होते हैं। नायक प्रतिनायक होते हैं, यानी एक हीरो होता है, एक विलेन होता है ना। नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, नाटक में भी होते हैं और उसमें भी यानी फिल्म में भी होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नाटक में घटना स्थल अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो एक ही स्टेज मिलती है। देखो बच्चों, बैकग्राउंड हर एक दृश्य का चेंज करते रहते हैं वो, तो बैकग्राउंड का मतलब यही है कि उनका घटना स्थल चेंज हो गया है। दृश्य होते हैं यानी नाटक में भी होते हैं और फिल्म में भी होते हैं, यानी ये सब समानताएं हैं। आगे देखिए, कहानी का क्रमिक विकास होता है, कहानी एक फ्लो में चलती है, उसमें भी यानी दोनों में। द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान, मतलब पहले द्वंद्व होता है, टकराहट होती है और फिर समाधान हो जाता है, लास्ट में सब कुछ ठीक हो ही जाता है ना। ये फिल्म में भी होता है और नाटक में भी होता है। ये सब कुछ पटकथा के भी आवश्यक अंग होते हैं। ये दोनों के पटकथा में यही होते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। अब अंतर के बारे में बात करेंगे। पहली चीज है दृश्य की लंबाई। आपको क्या लगता है, फिल्म में दृश्य की लंबाई ज्यादा होती है या नाटक में? नाटक वही मैं बोल रहा हूं, स्टेज पर जो अभिनीत होता है। तो आपका जवाब जो होगा वो पता नहीं सही होगा या गलत, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जो नाटक के दृश्य होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। फिल्म में तो 1-2 मिनट के भी हो सकते हैं, लेकिन नाटक में 1-2 मिनट के बाद दृश्य चेंज करना बहुत मुश्किल है। हर 1-2 मिनट बाद चेंज करना आसान नहीं। पहली चीज है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे होते हैं। इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटनास्थल होते हैं। नाटक में तो सीमित घटनास्थल ही दिखा सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करने के लिए बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। किसमें बात कर रहा हूं? ये बात मैं कर रहा हूं नाटक में, यानी स्टेज पर जो नाटक चल रहा है उसकी। तो अब उसके बैकग्राउंड कितनी बार हम चेंज कर सकते हैं? कि बस 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना। लेकिन फिल्म के बैकग्राउंड यानी फिल्म का जो घटनास्थल है यानी लोकेशन है, हम कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं और करते ही हैं, मतलब होती ही है। फिल्मों में अक्सर लोकेशन चेंज होती रहती है। तो एक ही फिल्म की बात हो रही है, यहां अलग अलग फिल्मों की बात नहीं, एक ही फिल्म में कई घटनास्थल दिखा हो जाते हैं या कई लोकेशंस हो जाती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सीमित घटनास्थल होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा ही नहीं होती, मतलब लोकेशन की, घटनास्थल की। हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। किसमें? फिल्म में। इसकी वजह है दोनों माध्यमों का एक मूलभूत अंतर है। दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है। नाटक तो सजीव रूप से सामने दिखती है, यानी मंच पर ही अभिनीत हो रही है, जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत यानी अपने जैसे ही सामने जो जीवित दर्शक हैं उन्हीं के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। किसमें? नाटक में। सब कुछ वही है, उसी वक्त घट रहा होता है, एक ही टाइम पर। जबकि सिनेमा या टेलीविजन में पूर्व रिकॉर्डेड छवियां एवं ध्वनियां होती है, मतलब रिकॉर्डेड एक वीडियो होती है जो दर्शकों के सामने बाद में आती है। तो नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है, एक निश्चित अवधि के दौरान, मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक हो जाता है। जबकि फिल्म और या टेलीविजन की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है। यानी फिल्म की शूटिंग कई कई महीनों तक यानी 2-2 साल तक चलती रह सकती है, लेकिन नाटक इतने दिनों तक नहीं रह सकता। उसको तो 1-2 घंटे, 4 घंटे में अभिनय करना ही पड़ेगा, वरना तो दर्शक चले ही जाएंगे, कितने देर रुकेंगे। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या, मतलब इन सब की संख्या सीमित रखनी पड़ती है। मतलब सीमित यानी लिमिटेड। ऐसा नहीं कर सकते कि दृश्य बहुत सारे हो गए, एक
नाटक की बात हो रही है कि नाटक में दृश्य बहुत सारे नहीं हो सकते, कार्य व्यापार बहुत सारा नहीं हो सकता, चरित्र बहुत सारे नहीं हो सकते। चरित्र यानी कैरेक्टर्स या हीरो हीरोइंस या और जो को कैरेक्टर्स हैं वो उनकी संख्या एक लिमिटेड ही होती है यानी नाटक में। लेकिन फिल्म में इसकी कोई संख्या नहीं होती, हजारों लोग भी होते हैं फिल्म में। तो ये चीजें हो सकती हैं एक फिल्म में, लेकिन नाटक में नहीं हो सकती। यही एक अंतर बता रखे हैं कुछ, आगे भी सुनते जाइए। लेकिन सिनेमा या टेलीविजन में ऐसा कोई बंधन नहीं होता किसकी, इन चरित्रों की संख्या, संरचना की संख्या में। सबसे बड़ी बात, नाटक की कथा का विकास लीनियर होता है। मतलब लीनियर मतलब होता है एक रेखीय माध्यम, यानी एक बार शुरू होता है और एक फ्लो में चलता रहता है, यानी शुरू से लेकर एंड तक। जबकि फिल्म में ऐसा नहीं हो सकता। फिल्म में आप फ्लैशबैक भी दिखा सकते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड भी दिखा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन नाटक में ये पॉसिबल तो है ही नहीं कि फ्लैशबैक दिखाया जाए, फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया जाए। जबकि नाटक में एक बार शुरू हुआ और एक फ्लो में शुरू से लेकर एंड तक उसको एक ही बार में दिखाना पड़ता है। फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक करना आसान नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं इसको, यानी नाटक को एक लीनियर में, यानी लीनियर में ही चलता है, एक रेखीय माध्यम होता है। आगे देखिए, जबकि सिनेमा फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत की घटी किसी घटना को दिखाते हैं, अतीत यानी भूतकाल की, और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं, भविष्य यानी फ्यूचर को। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो एग्जांपल दिया है वो तो पता नहीं आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक फिल्म आई थी एमएस धोनी, जिसमें आप पहला सीन देखोगे तो वर्तमान में चल रहा वर्ल्ड कप है, और वो वर्ल्ड कप में धोनी अब बाहर आ रहा है पवेलियन से, मतलब पवेलियन से निकल रहा है, उस सीन को दिखाया जाता है। लेकिन अब स्थिति ये होती है कि 1-2 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद अब वो वापस उसी कहानी पर लौट जाते हैं। किस कहानी पर? जो उसके साथ भूतकाल में हुआ है, यानी फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में जब वो चले जाते हैं तो एमएस धोनी की शुरू से लेकर अपनी युवावस्था उसने कैसे जी, बचपन कैसे बिताया, ये सारी बातें उसकी चलती हैं, दिखाई जाती हैं। और इस तरह से उसकी सारी स्टोरी पूरी होने के बाद वापस उसी वर्तमान में आ जाते हैं, यानी उसी वर्ल्ड कप के सीन में आ जाते हैं जहां से फिल्म शुरू हुई थी। ऐसे ही फ्लैश फॉरवर्ड में भी ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाली घटना पहले ही दिखा दी। तो इस तरह के हम फ्लैश फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म में ही हो सकता है, नाटक में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि चाहे फ्लैशबैक में चले जाओ, चाहे फ्लैश फॉरवर्ड में चले जाओ, लेकिन वापस आना वर्तमान में ही पड़ता है। जैसे एमएस धोनी का जो मैंने उदाहरण दिया, वापस आए वर्तमान में ही, लास्ट में वर्तमान में ही जीना दिखाना पड़ेगा, ये एक नियम मान लो। तो ऐसा ही उदाहरण आपके इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें जो उदाहरण है वो कुछ और है, अपने आप पढ़ लेना। मैंने आपको फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड के बारे में बता दिया, यहां एक एग्जांपल चल रहा है, उसके बारे में पढ़ना, शायद आपका सुना हुआ एग्जांपल हो। मैं पढ़ूंगा यहां से, क्योंकि इससे पहले तक 2 एग्जांपल दिए गए थे, एक फ्लैशबैक का और एक फ्लैश फॉरवर्ड का, आप पढ़ लेना। लेकिन यहां को पढ़ने से पहले, यानी यहां से पढ़ने से पहले बच्चों, देवदास पर फिल्म बनी है, कितनी बार फिल्म बन चुकी है, पाठ के अनुसार एक बार जल्दी से जवाब देके दिखाओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। आगे देखो, यहां एक तथ्य गौर करने लायक है, वो यह है कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें वापस वर्तमान में ही आना जरूरी है, ताकि दर्शकों के मन में किसी किस्म का असमंजस ना रहे, यानी कोई कंफ्यूजन ना हो। असमंजस माने कंफ्यूजन, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिल्म या टेलीविजन दोनों माध्यमों में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। मतलब फिल्म या टेलीविजन में ऐसा हम कर सकते हैं, कैसा कि एक ही समय में, जैसे मान लो 10 बजे है, 10 बजे एक घटना यहां पर क्या हो रही है, और दूसरी तरफ दूसरे शहर में 10 बजे ही दूसरी घटना क्या हो रही है, ये हम फिल्म या टेलीविजन के धारावाहिकों में आराम से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चीज नाटक में नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर 10 बजे का कोई दृश्य एक चल रहा है नाटक में, उसी समय दूसरा दृश्य हम नहीं दिखा सकते। ये एक सीमा कह लो, ये एक बंदिश कह लो नाटक में, जो नहीं हो सकती। यानी एक ही टाइम पर 2 दृश्य नहीं हो सकते। देखो ये लिखा हुआ है, फिल्म या टेलीविजन माध्यमों में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। मसलन, मतलब मसलन माने होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए हम दिखाते हैं कि हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है, बचा ली। ठीक उसी समय हजारों मील दूर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेशकीमती विदेशी कार से एक बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। मतलब ये दूसरा सीन है, दोनों एक ही समय में दिखाए जा सकते हैं। कालांतर में दोनों, कालांतर यानी कुछ समय बीतने के बाद, दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है। नायक नंबर 1
अब बहुत बड़ा मजदूर नेता बन गया है और नायक नंबर 2 जिसने टक्कर मारी थी एक कामयाब उद्योगपति। मतलब ये कि इन दोनों व्यक्तियों का यहां तक का सफर हम एक साथ दिखा सकते हैं, मतलब साथ साथ दो कहानियां चलती रह सकती हैं और लास्ट में उनका एक मिलन दिखा सकते हैं। इस तरह से आसानी से दिखा सकते हैं। अगर हम अंडे के छिलके का उदाहरण लें, मतलब एक और उदाहरण लिया हुआ है, उसको आप खुद ही पढ़ लेना। हम यहां से पढ़ेंगे पटकथा की मूल इकाई होती है। इससे पहले तक एक उदाहरण ही दे रखा है। कौन सा उदाहरण? कि एक ही समय में दो कहानियां किस तरीके से शुरू हो सकती हैं और एक ही समय में कैसे फिल्म में दिखाया जा सकता है। ये एक उदाहरण दे रखा है जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, आप खुद पढ़ लेना। इसके बाद लिखा हुआ है जो अगले पैराग्राफ में, वो अब थोड़ा ध्यान से समझना। क्या? कि जो फिल्म या नाटक होते हैं उनमें जो दृश्य होते हैं वो दृश्य कब बदल जाते हैं, उनको चेंज कब करना पड़ता है। देखो 3 वजह होती हैं जिनकी वजह से चेंज करना पड़ जाता है। कौन कौन सी? पहली समय यानी अगर सुबह का सीन चल रहा है और अब रात हो गई है या दोपहर हो गई है, यानी समय बदल गया है, तो दृश्य चेंज करना ही पड़ेगा, ये चाहे कोई फिल्म हो या कोई नाटक हो। दूसरा स्थान, यानी अगर स्थान भी बदल जाए, जैसे कोई कैरेक्टर घर के अंदर था लेकिन अब वह घर से बाहर है, तो स्थान बदल गया, स्थान बदलते ही दृश्य बदलना पड़ेगा। तीसरी कार्य व्यापार, अगर कार्य व्यापार बदल गया, यानी जो कैरेक्टर काम कर रहा है, किसी गतिविधि में लगा हुआ है, काम यानी लिख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन अगले ही दृश्य में वो रसोई में कुछ बना रहा है, यानी कार्य व्यापार बदल गया, उसकी गतिविधि ही बदल गई, तो यहां पर भी दृश्य बदलना पड़ेगा। मतलब कहने का ये कि इन तीनों में से कि कोई एक चीज भी अगर बदल गई तो दृश्य चेंज करना ही पड़ता है। ये दृश्य के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य, यानी अगर दृश्य ही नहीं है तो पटकथा कैसी? एक स्थान पर एक ही समय में, यानी स्थान हो गया, समय हो गया, एक ही स्थान एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। एक ही दृश्य रहता है अगर एक ही स्थान है, एक ही समय है और एक ही कार्य व्यापार है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का उदाहरण लेते हैं। अब एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। कौन से पाठ से? रजनी। आपने, आपकी क्लास का ये एक पाठ है रजनी, आपने शायद पढ़ लिया हो, ना भी पढ़ा हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। इस उदाहरण में यह दिखाया है कि रजनी एक नाटक है, रजनी नाटक भी है, रजनी एक कैरेक्टर भी है उसी नाटक में। तो रजनी नाटक में अगर रजनी एक ही समय में कुछ काम कर रही है तो दृश्य नहीं बदला, लेकिन जैसे ही समय बदला तो दृश्य बदलना पड़ा। ऐसे ही रजनी कैरेक्टर अगर एक स्थान पर है और उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो वहां पर भी दृश्य बदलना पड़ता है। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर रजनी का उदाहरण लिया है, रजनी पाठ का, रजनी नाटक का उदाहरण लिया है। वो उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इससे अगले पेज पर भी, इससे अगले पेज से अगले पेज पर भी। मतलब ये एक उदाहरण के साथ समझाया हुआ है, आप स्वयं पढ़ लेना। मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा, मैं इसको ऑलरेडी यहां तक समझा चुका हूं। इसको पढ़कर वीडियो को लंबी करने के अलावा कोई और बात नहीं बनेगी, तो इसीलिए इस उदाहरण को आप स्वयं पढ़ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। बात वही है जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब आगे कहां से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनो। हम पढ़ेंगे यहां से पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग। अब पटकथा जब लिखी जाती है, जैसे यहां पर भी लिखी गई है, तो जैसे दृश्य 5 वाला कमरा, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी लिखते समय बता दिया गया है कि दृश्य कहां पर है। तो कमरा है और निर्देशक कुर्सी पर पीठ टिकाकर सिगरेट पी रहे हैं, ये काम भी बता दिया कि इस तरह से गतिविधि चल रही होगी। रजनी को देखकर आश्चर्य से बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो आगे की कहानी है, लेकिन एक ब्रैकेट में ये बताना पड़ता है कि ये चीज कहां और किस तरह से फिल्माई जाएगी। तो यही बात यहां पर हम पढ़ेंगे। देखो, पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग, हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल भी लिखा जाता है, जैसे यहां पर लिखा गया है ना। समय भी लिखा जाता है, जैसे दिन है, रात है, सुबह है या शाम है। तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू में ही दी जानी जरूरी होती है वो ये कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, अंदर या बाहर, ये भी बताना होता है। यानी पटकथा जब लिखते हैं तब उसको किस किस बातों का ध्यान रखना है वो लिखनी होती है। बिना लिखे तो कोई निर्देशक यानी डायरेक्टर कैसे उस पर फिल्म बनाएगा, कैसे उस पर कोई नाटक अभिनीत करेगा। तो यही बात लिखी हुई है कि ये सारी चीजें, यानी सुबह दोपहर शाम रात अंदर बाहर, ये सारी चीजें उसको लिखनी पड़ती हैं। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। 3 शुरुआती अक्षर कौन से? जैसे INT इंटीरियर और EXT इसका प्रयोग करते हैं एक्सटीरियर के लिए। यानी 3 अक्षरों से ही पता चल जाता है कि ये अंदर का सीन है या बाहर का, ताकि निर्देशक जब फिल्म अभिनीत करे या कोई सीन दृश्य फिल्माए तो उसको दिक्कत ना हो, उसको पता हो कि ये दृश्य कहां पर किस तरह से अभिनीत होगा। तो ये लेखक यानी पटकथा का जो राइटर है वो ये चीजें लिख दिया करता है कि ये कमरे का सीन है, सुबह का सीन है, दोपहर का है, इंटीरियर का है, एक्सटीरियर का है, वगैरह वगैरह, ये उसको लिखना पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले बच्चों, दृश्य कब बदल जाता है, जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे उनमें से कोई एक पॉइंट
पॉइंट एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ये जो राइटिंग है ना कि इंटीरियर एक्सटीरियर इस तरह के संकेत काफी सहायता पहुंचाते हैं, सिर्फ डायरेक्टर के ही नहीं और भी बहुत से जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, यानी उसके साथ जुड़े हुए लोग कौन से, जैसे एक्टर एक्ट्रेस और जो हेल्पर्स हैं, को एक्टर्स हैं और जो तकनीशियंस हैं, ये सारे लोगों को उस स्क्रिप्ट से पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। तो यही कुछ लिखा हुआ है कि ये पटकथा लिखने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है, यानी ये फॉर्मेट है, एक तरीका है लिखने का। सिनेमा या टेलीविजन के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीजों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफी मदद करते हैं। मतलब ये जो प्रारूप है ना, ये प्रारूप इन सबको काफी मदद पहुंचाता है। इसी प्रकार दृश्य के अंत में, दृश्य के अंत में कट टू लिख दिया जाता है, जिसका मतलब है यहां से अब कट हो जाओ, यानी यहां पर अब कट कर दो। डिसॉल्व टू, फेड आउट, इस तरह की चीजें लिख दी जाती हैं। आदि जैसी जानकारी निर्देशक व एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती है। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ये जो लिखने का प्रारूप है ना, प्रारूप यानी फॉर्मेट, आजकल कंप्यूटर पे बना बनाया मिल जाता है। मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, या एक कॉलम दे दिया जाता है कि इसमें क्या आएगा, यानी एक जैसे इंटीरियर या एक्सटीरियर के लिए सामने कॉलम बना दिया जाता है। अब आपको सिर्फ लिखना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप भूल गए। आप, वो एक अलग बात है, आप जानबूझ के भूलना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कंप्यूटर खुद, यानी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है कि आपको यहां पर ये लिखना है। यही बात लिखी हुई है। अब तो खैर कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बना बनाया होता है। साथ ही साथ वो आपको ये बताने में भी सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहां कहां पर गड़बड़ रही है। मतलब खुद ही सॉफ्टवेयर बता देता है कि यहां यहां गड़बड़ हो चुकी है, या यहां यहां आपने कुछ लिखा नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह का एक सजेशन दे देता है कंप्यूटर। अक्सर उसे सुधारने के सुझाव भी आपको ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। उसे स्वीकार करना या न करना ये आपकी सूझबूझ और इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब आप करो या ना करो, वो तो आपके ऊपर है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो पढ़ने हैं। लेकिन ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां? ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, यहां पर आपको एक ही जगह पर तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया है? बच्चों, आपको हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया? आपके ऑप्शन: ए बहुरानी, बी बड़े घर की बेटी, सी देवदास, या डी गोदान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी देवदास। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? ध्यान से पढ़ लेना। आपके ऑप्शन: ए फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश बैक, फ्लैश लाइट, या फ्लैश लाइव। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी फ्लैश बैक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: पटकथा में कितने घटनास्थल होते हैं? आपके ऑप्शन: 1 10 20 या असीमित। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन: प्रेमचंद, बी अज्ञे, शरदचंद्र, या कृष्णचंद्र। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस फ्री क्रैश कोर्स में आपको आपकी क्लास रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।